आबिद जुबैरी साहब, सबसे पहले तो सर वो आईनी बेंचेस के अंदर वो जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का केस था, हुकूमती इस्तदा मुस्तरद हुई, लेकिन उससे तासुर ये उभरा है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने जो रिमार्क्स दिए कि अगर इसको मंजूर कर लिया जाए तो फिर उसकी हैसियत को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी तहवील में है उनकी वापसी के हवाले से आईनी बेंच ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो क्या अगली समातों में उसके खदोखाल, उसकी हैयत या उसके वजूद को तस्लीम करने के हवाले से फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपको याद होगा कि ये जनवरी 2024 में फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सिविलियन के जो केसेस थे उनका ट्रायल उसको कल अदम करार दे दिया था, और उसका जो एक सेक्शन 21D था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम कह दिया था, कहा था कि ये सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। आपको याद होगा क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ गया तो उसके तहत एक अपील का राइट मिल गया 184(3) की प्रोसीडिंग्स में। तो हुकूमत ने और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, उसकी कल से बाकायदा उसका आगाज हो गया है उस केस का। उसमें इस्तदा की गई, मुख्तलिफ इस्तदाएं की गई। उसको कोर्ट ने कहा कि जो हम क्योंकि अब पूरा केस सुन रहे हैं वो इस वजह से हम अब इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करेंगे। पहले आपको याद होगा इंटरिम ऑर्डर मिला हुआ था जिसके अंदर तहवील में वो 103 लोग मौजूद हैं जो 9 मई और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस, उनकी तहवील मिलिट्री अथॉरिटीज ने एंटी टेररिज्म कोर्ट से ले ली थी। इस्तदा ये थी कि जी उनको, फिर कुछ लोगों ने इस्तदा की, खासतौर पे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, हमारे भाई छोटा हसन नियाजी के बारे में, कि जी उनकी तहवील जो है वो जेल अथॉरिटीज को दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अब हम सुन रहे हैं। आज वो केस लगा हुआ था कि उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो चौधरी आमिर रहमान साहब ने एक इस्तदा की कि जी वो उनकी तबीयत सडनली खराब हो गई है, वो आज नहीं आ सकते, तो इसलिए वो केस अब परसों पे रख दिया गया है, लेकिन वो चलना शुरू हो गया है। अच्छा जुबैरी साहब, ये तो फैसला होता जाएगा। आज मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज काफ़ी डिस्कस हुआ जब फयाज हमीद साहब के हवाले से एक प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से आती है, उस प्रेस रिलीज के बाद कि उनका सियासी मामलात में अमल दखल बाकी सारा कुछ किया जाता है, और अगर उसमें किसी सियासी शख्सियत का नाम लिया जाता है कि ये उनके साथ राब्ते में थे, तो क्या उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में होगा या उनका ट्रायल सिविल अदालत में होगा? देखिए, पहली तो बात है कि मुझे नहीं समझ आएगा क्यों अगर एक ट्रायल हो रहा है। देखिए, उनका इंटरनल मामला है फौज का, और इसमें चिमगोइयां शुरू हो गई हैं कि जी उनके कोई सहूलतकार थे कि ये वो इन चीजों में मुलव्विस थे। ये तो अभी साबित होना रहता है, और अभी एज ऑफ टुडे आपको पता है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में अंडर 21D नहीं हो सकता, क्योंकि 21D को डिक्लेयर कर दिया है कल अदम सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई उनके साथ मुलव्विस भी पाया गया तो हो सकता है उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट या FIR उनके खिलाफ दर्ज होगी। और ये भी देखना होगा कि जो शहादत इनके खिलाफ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो शहादत वो देंगे भी जो उनके खिलाफ रिकॉर्ड होगी या फैसला, क्योंकि वहां तो सुना है पूरी। तो अब ये सब देखना होगा कि मैं इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और ये कोर्ट मार्शल में जो इनका चल रहा है जनरल फैज हमीद साहब का, वो उसके साथ तो हो ही नहीं सकता फिलहाल। जी अच्छा, तो वो उसमें जो बातें ये चल रही हैं कि वो एस्टैब्लिश हुए हैं लिंक, और गवाही दे दी गई। फैसल वावडा साहब जिस तरीके से आज बयान कर रहे थे कि उन्होंने सबूत दे दी, गवाही दे दी, अब बानिए PTI कैसे बचेंगे, तो वो फिर कैसे लिंक होगा? देखिए, बचाने वाली जात तो अल्लाह ताला है। अगर कोई इन पर इल्जाम, झूठे इल्जाम, जैसे आपने अभी तक देखा जितने उनके खिलाफ केसेस मिले उनमें सब में वो बरी होते हुए चले गए। अब मिलिट्री कोर्ट्स में सबसे बड़ा इशू यही है। देखिए, वो मैं जनरल फैज हमीद की बात नहीं कर रहा, वो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन बिल्कुल बनती है वो अपने कोर्ट मार्शल करें, लेकिन अभी तो उनको चार्ज किया गया। अभी तो एस्टेब्लिश होना है कि वो मुलव्विस हैं या नहीं है, या कौन उनके साथ था। अभी तो कोई एविडेंस आई नहीं, और क्या वो एविडेंस डिस्क्लोज करेंगे, क्या वो पब्लिक की जाएगी कि जो एग्जामिनेशन होगा या क्रॉस एग्जामिनेशन के वकील करेंगे उन शहादतों के ऊपर, क्या वो मेरे और आपके सामने आएगी देखने के लिए। और देखिए, अभी जब तक एविडेंस ना आए और फाइंडिंग नहीं आती मिलिट्री कोर्ट की, उस वक्त तक कैसे हम कह सकते हैं कि फैज हमीद साहब मुजरिम हैं, वो मुलव्विस हैं इन चीजों में, या कौन उनके साथ मुलव्विस है। और दूसरी बात, सब आपको याद हो, क्या कोई एविडेंस किसी एक्यूज के खिलाफ हो सकती है, उसकी इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन होनी चाहिए। आपको याद होगा शहीद
भुट्टो साहब का केस भी यही था कि उनके को एक्यूज के बेसिस पे उनको सजा दे दी गई। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, और आपको याद है माइनॉरिटी जज जो थे उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन तो है ही नहीं, तो आप कैसे भुट्टो साहब को, शहीद भुट्टो साहब को सजा दे सकते हैं। तो वही बात, वही लॉ आज भी है कि एक को एक्यूज के बेसिस, उसकी एविडेंस के ऊपर आप किसी को एक्यूज को कैसे आप सजा दे सकते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन चाहिए होगी। ये कानून शहादत का उसूल है, उसके बगैर तो सजा तो नहीं मिलेगी जी। अच्छा, जहां पर आप कह रहे हैं कि तज्जिया होना शुरू हो गए, अच्छा मैंने बहुत से आपके बड़े सीनियर वकला को भी सुना, और वकला भी जो है वो भी कुछ तज्जिया ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा था कि सारा केस ही उनके सामने है। हो सकता है उनको जो वो मालूमात हो जो राना साहब जो मेरे और आपके पास नहीं हो, वो शायद तो इसलिए वो बेहतर पोजीशन हो। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने एविडेंस देखी है, ना मैंने देखा कि उनके खिलाफ अभी शहादतें आई हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ या नहीं आई है। वो तो मैं तो नहीं कह सकता, फिर उन्हीं से पूछे कि वो किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का अपना तज्जिया होता है, वो उनका तज्जिया होगा। सर ये बताइए कि 8 फरवरी के हवाले से जो दरख्वास्त मंजूर होकर केस लगा है, अब उस केस की पहली समात में इब्तदा कहां से होगी? देखिए, मुझे उस केस का पर्सनली तो नहीं मालूम है, लेकिन एक्चुअली वो जुडिशल कमीशन शायद मांग रही है पीटीआई कि ये इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो अब उस पर ही होगी, नोटिस होगा, फिर देखेंगे कि ग्राउंड बनता है, फिर देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है कि आया कमीशन बनना चाहिए। क्योंकि उनका इल्जाम है कि 8 फरवरी के एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है, वो जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया, ये सारी चीजें। तो अब डिपेंड करता है कि कोर्ट इस बात से मुत्तफिक होती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नहीं, वो तो देखेंगे जब केस चलेगा तो उस पर कोर्ट का क्या जजमेंट आती है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा जरा, एक केस लगा इलेक्शन के हवाले से, आईनी पटिशन थी ना वो भी, लेकिन वो लगा जस्टिस मंसूर साहब के पास आदिल रज़ई का, जिसमें उन्होंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर वो केस लग सकता है मंसूर अली शाह साहब के पास, तो वो भी एक आईनी केस था ना? नहीं, देखिए वो आईनी केस नहीं था, वो उसमें वो आपको याद होगा उनका रेफरेंस भेजा था स्पीकर ने इनके खिलाफ कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के जुमरे में आते हैं। वो भेजा इलेक्शन कमीशन ने उसको उनके खिलाफ कर दिया, उसका उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो करी है वो तो स्पेसिफाइड केसेस, जिसके अंदर जो आर्टिकल 191A है उसके अंदर लिखा हुआ है कौन कौन से केसेस आईनी बेंच में आ सकते हैं। तो इस वजह से बाज़ाई साहब का केस हमारे बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने लगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट, ये एक नई टर्म निकाली सर आपने आज। अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट यानी ये आईनी बेंच के लिए भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, या वो मोतबर? नहीं, देखिए आईनी बेंच तो है ना, वो तो 26 तरमीम की वजह से वजूद में आई है। आईनी वो चैलेंज हुई भी है, लेकिन आज तक उन केसों में नंबर ही नहीं लगा, तो वो पता नहीं उसकी सुनवाई कहाँ होगी, क्या होगा, वो तो इशू अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी क्योंकि 26वीं तरमीम है, उसके तहत ये बेंच बनी है, तो वो काम कर रही है। अच्छा, ये बता दें कि जैसा इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये फैसला आ गया, अब वो जो महसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से आज फिर चहमगोइयाँ शुरू होगी कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देने जा रहा है। उसकी पटिशन, उसकी जो अपील है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की, वो भी कौन सा बेंच सुनेगा? वो बाकी बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा? नहीं, आपको याद होगा कि नहीं, इसमें आप देखिए कि वो जो केस था वो नॉर्मल केस के तौर पे आया था। वो पेशावर हाई कोर्ट वगैरह का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और उसका, उस पे एक नॉर्मल एक पिटीशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर ये फैसला, उसका रिव्यू पेंडिंग है। उसमें 2 ऑर्डर्स कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली किया, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन वजाहत ले सकता है। उन्होंने दोनों दफा वजाहत चाहिए, कोर्ट ने वजाहत कर दी कि आप सीटें इनको दें। अब वो रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू लगना चाहिए। वो नॉर्मल, वो जैसे मैंने कहा बाकी सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, या बेंच चीफ जस्टिस साहब और या वो कमेटी जो है अंडर द प्रैक्टिस वो कमेटी बनाएगी जो बेंच है उसको सुनने के लिए। तो क्योंकि रिव्यू में आप देखें, वो रिव्यू में ज्यादातर जजेस मौजूद है वही सुनेंगे। उसमें चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, तो उसके अलावा वो बेंच जो होगी वो सुनेगी इसके रिव्यू को। मेरे ख्याल से रिव्यू को लाना चाहिए अगर रिव्यू में कामयाब होते हैं, वरना जो फैसला है उसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए, या वो पीटीआई को वो मूव करनी चाहिए, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन कोर्ट लगाएं, ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन। तो रिव्यू तो वही बेंच सुनेगी ना सर, जो जिसने केस सुना होगा, अगर वो जजेस अवेलेबल हैं। नजर सानी वही बेंच सुनेगा जो जजेस अवेलेबल हैं, या फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नए सिरे से दाखिल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया